हमारे आज का चर्चा का विषय भी यही है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव, थमा प्रचार, अब जनता की बारी। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और समीर चौगांकर हमारे साथ अब से और थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ऋषि आप ही से करते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें, 288 पे चुनाव दिलचस्प हो गया है। साथ ही साथ 2 ऐसे क्षेत्रीय गठबंधन रहे हैं जो आज 4 हिस्सों में इस चुनावी जंग को लड़ रहे हैं। तो पहला विधानसभा चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के बाद पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कौन से ऐसे बड़े मुद्दे आपको लगते हैं जो जनता के बीच में जिन्होंने अपनी पैठ बनाई? देखिए ऋतु जी, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। आप देखिए महाराष्ट्र में चुनावी मौसम है, फिर भी आप देखिए जो वहाँ यदि आप मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों की बात करेंगे तो वहाँ कपास जो एमएसपी पे बिकती है, अभी तक वहाँ के किसानों से आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि कपास की खरीदारी अभी तक नहीं हुई है। वो क्या कहते हैं आपको, सोयाबीन वहाँ एक किसानों का मेन उपज है। किसानों की जो क्या कहते हैं सोयाबीन की जो खरीदारी होनी चाहिए एमएसपी पे, वो खरीदारी नहीं हुई है। तो बड़ा मुद्दा विदर्भ में आप देख लीजिए, पानी का बड़ा मुद्दा है। दूसरा रिजर्वेशन वाला मुद्दा, जो मराठा रिजर्वेशन चल रहा है, उस पर सरकार का जो एक स्टैंड क्लियर नहीं है। तो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि जो मराठा मानुष जो हैं महाविकास आघाड़ी के प्रति उनका झुकाव अधिक रहा है इन कंपेरिजन महायुति। दूसरी तरफ क्या महायुति है जो ओबीसी जो वोट बैंक है उस पर डिपेंडेंट है। तो ओबीसी वोट बैंक कितना अपनी तरफ साथ पाते हैं, मराठा वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाते हैं, ये तय करेगा। यदि आप महायुति की बात करें तो बीजेपी और क्या कहते हैं उधर ये शिंदे गुट जो है मजबूत दिखते हैं, लेकिन वहाँ कमजोर कड़ी जो है क्या कहते हैं आपको अजित पवार है। अजित पवार और इनमें इतना ही अंडरस्टैंडिंग है कि आप देखिए अजित पवार, नवाब मलिक को लेकर अजित पवार का क्या स्टैंड है, नवाब मलिक को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं जो 3 जो मेन एलायंस पार्टनर हैं महायुति के, जिसमें अजित पवार एक मुझे कमजोर कड़ी दिख रहे हैं। अजित पवार कितना स्ट्राइक करते हैं, आपने देवेंद्र फडणवीस का भी बयान देखा होगा, अजित पवार का बयान आपने देखा होगा। दूसरी तरफ बीजेपी में आप देखिए, बीजेपी में खुद कंफ्यूजन है। पंकजा मुंडे, ऋषि जी मैंने आपसे पूछा वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता के बीच आप पहुंचाने में कामयाब रहे? ऋषि जी आएंगे, समय की बहुत कमी है। ऋषि जी बात को समझिए, समय की कमी है, इसलिए आपसे जो सवाल पूछे उसका जवाब अगर आप नहीं देंगे तो मुझे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। समस्या ये है। 2 सेकंड जी कहिए, पूरी करिए अपनी बात। मैं 2 सेकंड लूंगा। देखिए नेताओं के जो बयान हैं वो भी एक फैक्टर होते हैं। पंकजा मुंडे, अशोक चौहान को आप देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि एक है या नेक है, बटोगे दे कटोगे वाले बयान महाराष्ट्र में उतने स्ट्राइक नहीं करते हुए नजर आ रहे। ये बीजेपी के नेताओं का बयान। चलिए ऋषि जी धनंजय जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले समीर साहब हमारे साथ पहले जुड़ नहीं पाए थे। समीर साहब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। झारखंड और महाराष्ट्र, पहली टिप्पणियां किस तरह से आप पिछले चुनाव से इस चुनाव को अलग देख रहे हैं, मुद्दों के लिहाज से, राजनीतिक लड़ाई के लिहाज से? देखिए, अगर मैं महाराष्ट्र की पहले बात करूं कि बड़ा स्टेट है, 288 सीटें आती, तो इस बार 2 गठबंधनों के अंदर 6 दल चुनाव लड़ रहे। शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कहा कि एक रहेंगे तो सेव रहेंगे, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जिक्र किया है वोट जिहाद का, और जो मालेगांव का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिसके कारण हम धुले सीट हार गए थे, मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से, राहुल गांधी को अगर लगता था कि अब ऋषि जी बता रहे कि किसानों की मामला है, राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान में कहीं किसानों को जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी को सोते उठते जागते सिर्फ या तो राष्ट्रीय स्वयं संघ दिखता है या अडानी दिखते हैं। आज भी जब उन्होंने पत्रकार वार्ता ली तो एक अडानी और मोदी जी का पोस्टर उन्होंने दिखाया, न किसानों की बात की न किसी और मुद्दे की उन्होंने बात की कि वो कैसे करेंगे। धारावी के मामले पर जरूर आप देखिए, और अगर राहुल गांधी साहब अगर पूछेंगे कि आपका स्टैंड क्या सावरकर लेकर क्या, तो राहुल गांधी उद्धव ठाकरे का साथ नहीं देंगे। शरद पवार से पूछेंगे कि धारावी को लेकर क्या है, तो वो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का साथ नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक अच्छा चुनाव प्रचार किया है, चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी से भारी दिख रही है, और महायुति महाराष्ट्र में भारी दिखेगी।
जहां तक झारखंड की स्थिति है, झारखंड में 2019 में जो झारखंड की भारतीय जनता बात पार्टी करेंगे समीर जी झारखंड की बात करेंगे, उससे पहले महाराष्ट्र पर टिप्पणी ले लूं मैं धनंजय जी से। धनंजय जी, दोनों ही गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती देखी जा रही है, क्योंकि ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। एनसीपी दो फाड़ हुए और शिवसेना दो फाड़ हुए, उसके बाद अब असल एनसीपी असल शिवसेना जनता तय करेगी अपने लिहाज से। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नतीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है इस चुनौती में कौन सा गठबंधन ज्यादा एक तरह से खामियाजा भुगतेगा इस दो हिस्सों का? देखिए तुझे सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। हम जनता के कदमों में सर झुकाकर अपने किए गए वादे और कामों के साथ कह रहे हैं कि जनता हमें आशीर्वाद देगी और भर भर के वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता का आपस में अलायंस है। भारतीय जनता, भारतीय संस्कृति को जो जागृत किया जा रहा है, और राष्ट्र से महाराष्ट्र राष्ट्र को कई बार दिशा दे चुका है। हमें राष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों की चिंता है। हमारी दूरी सिर्फ धृतराष्ट्र से है, और जो धृतराष्ट्र इस राष्ट्र में बस रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है वो लगातार सतत जनता देख रही है। आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी मानती ही नहीं थी, आज वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे बाला साहब ठाकरे। राहुल गांधी, कांग्रेस के कोई नेता कभी पूरे चुनाव प्रचार में कभी कह सकता है हिंदू हृदय सम्राट? नहीं कह सकता है, क्योंकि इस संस्कृति पर लगातार पातक और संघातक हमले करते गए हैं। वीर शिवाजी की धरती, जो उलेमाओं की शर्तों के सामने सर झुकाए, वो शिवाजी के सामने कौन सा मुंह लेके जाए? तो शिवाजी की विरासत पर हमारी दावेदारी है। हम लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की तमाम नीतियां हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, वो देख रहे हैं कि भाई जो आप देखिए कर्नाटक में क्या करना, कांग्रेस ने क्या नाटक कर दिया है। हिमाचल में समोसा उनका खो गया है। तेलंगाना में जो स्थिति है, उनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि उतना ही बोलो जितना कर सको। खटाखट बाबा को बता रहे हैं खटाखट का काम बंद करो। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाई मल्लिकार्जुन तो भगवान शंकर का नाम है, भगवान शिव के गले में खुद नाग लिपटा होता है, लेकिन जिसको हिंदू संस्कृति की इतनी समझ नहीं है, जिसकी जबान से जहर निकल रहा है, ऐसा व्यक्ति क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आप बताइए किस तरह की भाषा बोली जा रही है, कितना जहर है, कितनी हार की हराहट है, कितनी हताशा है कांग्रेस में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों में दिख रही है। इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव में और विशेषकर महाराष्ट्र में हमने जिस तरह से देखा है कि नेताओं की जबान बिगड़ती चली गई है, साथ ही साथ महिलाओं की अस्मिता को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की गई हैं। समीर साहब, क्या चुनाव में राजनीतिक वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन इससे इतर ये जो तमाम घटनाएं रही महाराष्ट्र चुनाव में, जिस तरह से महिलाओं को लेकर भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, ये कितना जनता के बीच जनता के एक तरह से भावनाओं को छूता है और एक बड़ा मुद्दा जनता के बीच बनता है? देखिए, निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद अपने ही होते हैं। जब दो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन एक गरिमापूर्ण चुनाव लड़ा जाना चाहिए। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी जिससे पार्टी को भी शर्मसार होना पड़े और उम्मीदवार को भी शर्मसार होकर बाद में माफी मांगना पड़े, बचना चाहिए। आप देखिए, जिस तरीके से साइना एनसी पर जिस तरीके का जिक्र किया गया था उद्धव ठाकरे के पार्टी के सांसद द्वारा, और बाद में उन्होंने उसके लिए माफी मांगी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उसके लिए तैयार नहीं थे, बाद में जब सांसद ने माफी मांगी तो मुझे लगा इस तरह से बचना चाहिए। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीनियर लीडर है, आज वो जिस तरीके की भाषा का जिक्र कर रहे थे कि संघ और भारतीय जनता पार्टी जहरीले सांप है, इनको कुचल देना चाहिए, इस तरह की भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे को शोभा नहीं देती है। मुझे लग रहा है महिलाओं का सम्मान भी बना रहना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किसी भी राजनीतिक दल के स्वीकार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है खासतौर से कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में, और आप अगर झारखंड का चुनाव देखेंगे तो झारखंड के चुनाव में सीता सोरेन पर जिस तरीके से हमला किया गया है, मुझे लगता है वो बेहद शर्मिंदगी वाली बात रही है। खासतौर से महाविकास आघाड़ी ने और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से झारखंड के अंदर महिला को अपमानित करने का काम किया है, मुझे लग रहा है वो झारखंड की और महाराष्ट्र की जनता देख रहेगी और चुनाव में इसका सबक दोनों दलों को सिखाएगी। ऋषि जी, झारखंड के पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा दो बड़े मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, उसमें एक बांग्लादेशी घुसपैठ ही हैं या घुसपैठ कहें, और आदिवासी अस्मिता, ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिखता है। क्या आपका गठबंधन ये मानता है कि ये दोनों ही मुद्दे एक बड़े मुद्दे इस पूरे चुनाव में रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आदिवासियों की बात है, रितु जी आप विद्वान एंकर हैं, पत्रकार हैं, वहाँ आदिवासियों की रिजर्वेशन की जो सीमा है 26 से 28% बढ़ाने की बात वहाँ की राज्य सरकार ने की थी और विधानसभा में इसको पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया हुआ है। अभी तक केंद्र सरकार ने उस पर सहमति नहीं व्यक्त की है। नंबर 1। नंबर 2, घुसपैठियों की बात है, तो जो घुसपैठ हो रहा है उसकी जिम्मेवारी तो देश के गृह मंत्री का है।
मणिपुर का हालात देखिए, 12 इनके विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हटाइए। मणिपुर के बाद 3 मंत्री और कई ऋषि जी, जब पहला सवाल मैंने आपसे पूछा तब आप कहीं और भटक गए। अब अभी हम झारखंड पे बात कर रहे हैं ऋषि जी, हम मणिपुर पे बात कर लेंगे। मणिपुर पे चर्चा में आप ही को बुला भी लेंगे, आप ही से सारे आपके विचार भी जान लेंगे। अभी झारखंड पे बात कर लेते हैं। मुश्किल से 48 घंटे के बाद चुनाव होने जा रहा है ऋषि जी। मैं आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना। आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। जो हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के सब प्रभारी हैं, आसाम में क्यों नहीं दे देते आदिवासियों को रिजर्वेशन? जो चाय बागान में हमारे आदिवासी भाई वहाँ काम कर रहे हैं, उसको आसाम में क्यों नहीं रिजर्वेशन दे देते हैं? और जहाँ तक हमारे जो भाजपा के जो प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत उन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवाजी का जो प्रतिमा वहाँ तो गिर गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया शिवाजी का प्रतिमा, उस पर तो उन्होंने बोला नहीं। ऋषि जी आप शायद मुद्दों को भी स्वीकारने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा है किस लिए अब हिचकिचाना है, क्योंकि अब 48 घंटा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब कुछ भी कहेंगे उसका कोई असर नहीं होना है। अब तो जनता सिर्फ मतदान करेगी। लेकिन धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा चुनाव से पहले का था कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता, बड़े शीर्ष नेता का यही कहना था कि ये चुनाव सत्ता पाने का चुनाव नहीं है, माटी बेटी रोटी को बचाने का चुनाव है। और नारा भी साफ यही था। पूरे चुनाव प्रचार के बाद आज की तारीख में आपको कैसा लग रहा है 48 घंटे के बाद, क्या ये बड़ा मुद्दा बन पाया झारखंड के लिए? दूसरे चरण का चुनाव है, 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है ये 38 सीटें। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक दल रहेंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगे, देश रहना चाहिए। उसी तरह से झारखंड में है कि झारखंड रहना चाहिए। सरकार, हेमंत सरकार की पैठ सर वहां के लोगों में कम हो गई है, तो घुसपैठियों के सहारे ये सरकार चल रही है। वहां की डेमोग्राफी बदल रही है पूरी तरह से। और आदिवासियों की बात करें, 37 आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ है, 33 आदिवासियों की कस्टोडियल डेथ हुई है। जहां 48% संथाल परगना में आदिवासी थे, वहां 28% हो गए। ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है। ये डेमोग्राफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस बात के लिए हम सजग हैं और लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे भी बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है कि कैसे बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को लाया जा रहा है और उन्हें वोटर बनाया जा रहा है। लोकल प्रशासन हैंड इन ग्लव से साना बसाना मिलकर के उन लोगों को बसाया जा रहा है। जमाई टोले बनते जा रहे हैं। आज आदिवासियों की जमीन महफूज नहीं है, वो जवाई टोले के भेंट चढ़ती जा रही है। तो ये जवाई टोले का जो कंसेप्ट होते जा रहा है, ये जवाई टोले का जो कंसेप्ट होते जा रहा है, ये झारखंड में जी का जंजाल बन रहा है। ये झारखंड के लिए, खंड के लिए और भारत के हर भूखंड के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को वहां का आदिवासी भी समझ रहा है, आम जन भी समझ रहा है, इस देश का आम नागरिक भी समझ रहा है। और सरकार का मुखिया हेमंत सोरेन खुद जिस वहां के संसाधनों की लूट में जेल गए हो और वहां उनके देख लीजिए, उनके साथ के कोई भी उनके साथ नहीं बचे हैं, सिर्फ वो हस्बैंड वाइफ लेकर मिलकर के चल रहे हैं। अब जो ये कंसेप्ट है इंडिया अलायंस की अगर पूरी आप बात करें तो सब वो परिवार के केंद्रित राजनीति करने लगे हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार खड़े। ठीक, समीर साहब, झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो क्या आपको राजनीति इस चुनाव में बदली हुई दिखाई देती है? क्योंकि ना तो कोई तीसरा मोर्चा जैसी चीज दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय पार्टियों में जिस तरह का गठबंधन राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है, उसमें ठीक वही सीधा आमने सामने का मुकाबला दिखाई देता है। ऐसे में जब जयराम महतो जैसे एक तरह से एक क्षेत्रीय पार्टी अपनी दावेदारी करती है, जो आदिवासी होने का भी, जनजातीय होने का भी गर्व के साथ जब वो लड़ती है, तो ये किसके लिए? उनका चुनाव चिन्ह भी कैची है, तो ये कैची किस पर चल सकती है दोनों गठबंधनों में से? वो आदिवासी नहीं है। रुचि जी, आपके प्रश्न का जवाब दो उसके पहले कह सकता हूं कि कुछ भी बदलेगा, लेकिन कांग्रेस का घुसपैठियों से प्रेम कभी नहीं बदलेगा। देखिए, घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने कर दी थी कि घुसपैठियों को भी हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। यह कांग्रेस का घुसपैठियों से प्रेम है। जहां तक आप जिस पार्टी का आदिवासियों के जिक्र कर रहे हैं, वो पार्टी जो कैची चलेगी वो कैची चलने वाली है। मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन को भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2019 के अंदर जो गलतियां रही थी उसको सुधारा है। आदिवासियों के साथ गठबंधन कर लिया, बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। चंपई सोरेन बड़े आदिवासी, जब उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा घुसपैठिया को हेमंत सोरेन सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आदिवासी अस्मिता बचाने के लिए जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के आ गए। शिबू सोरेन की बहू ने देखा कि घर के अंदर हेमंत सोरेन जिस तरीके से घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अपना परिवार छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। सरकार साहब, जयराम महतो आदिवासी नेता नहीं है, वो कुर्मी समाज का नेता है, कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज के हैं, ओबीसी समाज के हैं जयराम महतो। ऋषि जी, लेकिन जयराम महतो जैसी आवाज, हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूं। ऋषि जी, जयराम महतो जैसी आवाज आपके गठबंधन को भी संकट में डाल सकती है।
देखिए, दूरदर्शन को करोड़ों लोग देखते हैं, गलत तथ्य नहीं जाना चाहिए। ठीक सही कर लिया ना, जयराम ओबीसी महतो जो है, के नेता वो है जयराम OBC महतो, नेता है। ठीक हो गया हेमंत सोरेन की लेकिन- बात कर रहा था। अरे भैया, आपने जयराम महतो की बात की है, सुन लीजिए मेरी बात। बाबूलाल मरांडी को चुनाव जिताने के लिए जो ये इनके मुझे भी प्रदेश मालूम है, अध्यक्ष- जयराम महतो सुन आदिवासी लीजिए, नहीं है, सुन ऋतु लीजिए, जी। अरे भैया सुन तो लीजिए, आप रिकॉर्ड में देख लीजिएगा आपने क्या कहा है। बाबूलाल मरांडी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जिताने के लिए ऋतु जी निर्दलीय प्रत्याशी को अमित शाह जैसे बड़े नेता को ऋषि जी, मान एक मनोबल तरफ करना जयराम पड़ रहा महतो है, जैसे, तो आप समझ जयराम सकते हैं। महतो जैसा युवा समझ सकते चेहरा हैं कि है क्या जिसने भाज- अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई और आदिवासी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, ओबीसी नेता है जयराम महतो। ऐसे में जब कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ तमाम जो मजहबी संगठन है उनकी सहमति लेने लगती है, उनके साथ जुड़ के खड़े होने लगती है, घुसपैठियों को फ्री गैस देने की बात करने लगती है, कम दाम पे गैस देने की बात करती है और तमाम और रियायतें, यानी कुल मिलाके कि अगर कांग्रेस ये दिखाई देती है कि वो घुसपैठियों का स्वागत करना चाहती है, तो इसके बरखिलाफ तो जयराम महतो आपसे कहीं बेहतर दिखाई देते हैं ना आदिवासी अस्मिता को लेकर। मैंने उस दिन ही दूरदर्शन पे कहा था कि गुलाम मीर ने जो बयान दिया है उसकी आलोचना होनी चाहिए। किस संदर्भ में कहा या तथ्यों को तोड़-मोड़ के आपके पेश कोई किया बड़े गया है? नेता बाहर यदि निकल के उनके- नहीं आए। धनंजय जी, क्या यदि इस चुनाव उन- को आप ये यदि देखते हैं कि उनके- कांग्रेस ने जब उनके इस पूरे ऐसे चुनाव प्रचार में एक तरह से एक हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार रहा जिसमें कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो आने वाले समय में भी बड़ी चुनौतियां पेश करेंगे और किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। ऐसे में कांग्रेस एक समझौता करती हुई दिखाई देती है जब वो इस तरह की आवाजों के साथ अपने आप को शामिल करती है। देखिए ऋतु जी, चुनाव शुरू भी हुए हैं और खत्म भी हो जाएंगे, सरकारें बन भी जाएंगी, लेकिन जो राष्ट्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस कर रही है, राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस आज जिस तरह से राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ हाथ मिला रही है और एक तरह से महाराष्ट्र में आप देखें तो उलेमाओं की शर्तों के सामने सर झुका रही है, आंशिक रूप से इस्लामीकरण करने की तैयारी जो उलेमाओं ने की है कि आप आतंकवादी हो, अपराधी हो, कोई हो उसको जेल से छोड़िए, और जितनी उनकी शर्तें हैं सोशल मीडिया में चल रहा है उनके शर्तों के सामने सर झुका रही। झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जिस ढंग से हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस हो, वो घुसपैठियों के सहारे ही अपनी सत्ता में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस देश का आम जनमानस आदिवासी हो चाहे महाराष्ट्र की महान जनता हो, सबने कांग्रेस के कल्चर को पहचान लिया। चुनाव प्रचार थम चुका है, अब बारी जनता की है और जनता की खामोशी भी ये बताती है कि जिस तरह से इतना धुआंधार प्रचार रहा है उसमें कई बड़े नारे रहे हैं। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर तमाम उलेमाओं का समर्थन राजनीतिक पार्टियों को, ये तमाम चीजें जनता देख रही है। तय करेगी अब से 48 घंटे के बाद कि वो अपने लिए किस गठबंधन को, किस सरकार को चुनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।